एवरीवन, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट नहीं करने चाहिए और आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा और सबसे ज़्यादा लॉस किस में होगा। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप अपना टाइम निकाल लीजिए इस वीडियो की टाइमिंग को देखकर, कितनी देर का ये वीडियो होने वाला है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक्सपायरी वाले दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। और ये बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही हूँ और मैं भी बहुत सारे वीडियो देखता रहता हूँ। मुझे पता है कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, क्या सिखाते हैं वो लोग, एक्चुअल चीज़ तो वो बताते नहीं है। और आप भी अगर जो ट्रेडिंग करते हैं तो डेली लाइफ में फेस भी करते होंगे, डेली देखते भी होंगे कि मार्केट में आपकी डायरेक्शन भी सही होती, फिर भी आपका जो एटीएम ओटीएम या जो भी आप सिलेक्ट करते हो तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। सबसे मेन बात तो ये होती है एक्सपायरी वाले दिन की आपकी डायरेक्शन सही होती, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट ओपन है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज। फिलहाल अभी तो टाइम हो रहा है 12:32 AM रात के और एक्सपायरी तो हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा 11 सितंबर की एक्सपायरी का। आज अभी अब लग चुका है, 12 तारीख डेट हो लग गई है। तो 11 तारीख को मैं ट्रेड कर रहा था आफ्टरनून के बाद। तो मुझे ये आइडिया आया कि थोड़े सा अगर जो इसके बारे में बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं जिसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और जो सब कोई बताया रहता है वही सब बताते हैं, उसी को सब फॉलो करते हैं बिना अपना दिमाग लगाए हुए। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और खुद आप जज करिएगा क्या आज से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता थी। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ। जो सेंसेक्स हमारा है वो निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है। निफ्टी 50 में हमारे 50 स्टॉक होते हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं। जो स्टॉक निफ्टी 50 में लिस्टेड है वही हमारे सेंसेक्स में लिस्टेड है। इसलिए अगर जो निफ्टी अगर जो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो हमारा सेंसेक्स होता है वो भी कुछ इसी तरीके से बिल्कुल निफ्टी को ही फॉलो करता है। ये हमारा निफ्टी हो गया और ये हमारा सेंसेक्स हो गया नीचे वाला। तो जो सेंसेक्स होता है वो सेम निफ्टी को ही फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में जो स्टॉक लिस्टेड है वही स्टॉक सेंसेक्स में भी लिस्टेड है, तो इसीलिए ये सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करता है। ये तो हो गई बेसिक सी बात, ये मोस्टली सभी को पता होगा, बट थोड़ा सा जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि शायद उनके दिमाग में आए कि यार ये सेंसेक्स तो बीएससी का है और निफ्टी एनएससी का है, तो ये क्यों फॉलो करता है, इसलिए मैंने बता दिया। लाइक रिलायंस है, जैसे रिलायंस बीएससी में भी लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है, एचडीएफसी भी हो गया। ये आप जाकर चेक कर सकते हो किसी भी ब्रोकर पर या कुछ भी आप सर्च करके उनके बारे में गूगल कर सकते हो, दोनों जगह लिस्टेड मिलेंगे, इसलिए ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो आज मैं जब ये देख रहा था चार्ट निफ्टी का आफ्टरनून के बाद, मैंने देखा कि यार ये निफ्टी जो है ऊपर जाता है नीचे आता है, करेक्शन कर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ तक तो ठीक है, आपको भी इतना समझ आ रहा होगा कि यार ये हमारा सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है प्रीवियस डे का, है ना। गिरता है, रिटेस्ट करता है, फिर नीचे गिर जाता है। अब जब ऊपर से जब ये यहाँ आ रहा है तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन को अभी आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये इसके लिए सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और ये जो हाई है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इतना बेसिक तो आप समझते ही होंगे। अब आपको क्या देखना है, निफ्टी में क्या दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंट्राडे में ट्रेंड भी आपका है निफ्टी का। तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि अगर ट्रेंड आपका है, ये रेजिस्टेंस है, हम ये नहीं देखते कि यार निफ्टी एक दिन में कितनी मूव करने वाला है या कितनी इसकी कैपेसिटी है। बस हमें ये दिखता है कि रेजिस्टेंस के आसपास है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, हमें दिखाई भी ऐसा जाता है। अब ये रेजिस्टेंस के आसपास आकर देख रहे हो आप, ये कंसोलिडेट करना चालू कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही होगी, लाइक जो भी टाइमिंग हो, यहाँ पर 2 बजे या जो भी टाइमिंग हो, आप नीचे देख लीजिएगा कर्जर रख के, जो भी टाइमिंग हो यहाँ चल रही होगी, तो ये आगे का चार्ट तो दिख नहीं रहा होगा। तो अभी चार्ट बनने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ तो आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि चार्ट बनने के बाद तो समझाना बहुत आसान है, जब चार्ट बन रहा हो तब समझाइए। तो मैं वही चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जब तक आप बैक टेस्ट, आप स्ट्रेटजी अगर कोई बनाते हो तो बैक टेस्ट करके ही, पीछे के डाटा से ही स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो पीछे के डाटा से ही जब आप समझोगे तब जाकर आगे आप फॉरवर्ड टेस्ट कर पाओगे लाइव मार्केट में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब आप अगर जो उस तरीके से सोच ही नहीं पाओगे तो आप फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करोगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक आप अगर यहाँ पर ये देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है, तो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और चार्ट को जितना ज्यादा हो सके क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। आपको सिंपल से ये
करता है कि ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस था, नीचे वाला ये सपोर्ट था। अब इंट्राडे में निफ्टी अप था, तो ये देखिए आप, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये कंसोलिडेट कर रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा भी हटा देता हूँ। अब देखिए जब ये चार्ट यहाँ तक कुछ बन गया होगा, लाइक ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा ना, जब ये यहाँ तक बन चुका होगा कि यार ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तब जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही होगी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक प्राइस एक्शन आपने सीखा होगा कि मार्केट अगर जो इस रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर अगर 2 बार कोई टच मिल जाते हैं, तो वहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे टच किया और प्रीवियस में टच किया, तो हम 2 टचेस को मिलाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये सारी चीज ड्रॉ करते हैं। वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये यहाँ से बार बार इस प्राइस से उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं आपको सेंसेक्स पर ले जाता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए कि हमें एनालिसिस किस तरीके से करना होता है और लाइव मार्केट में किस तरीके से सोचना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि यार ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। भले इधर की मार्केट ये नहीं अभी बनी हुई है, यहाँ तक आपको चार्ट देख के समझ में आ गया है कि ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब ऊपर हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, और जो हमने प्रीवियस में देखा कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए कि हम बाई का ट्रेड कब लेंगे, जब इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ऊपर साइड यहाँ कुछ कैंडल ऐसे क्लोज कर देगी इस तरीके से, तब हमें बाई का ट्रेड लेना है। इसके बीच में नहीं लेना। अदरवाइज बाई का ट्रेड एक जगह और ले सकते हैं, कहाँ पर, सपोर्ट पर। बाई करने की भी 2 ही कंडीशन होती है और सेल करने की भी 2 ही कंडीशन होती है। बाई की क्या 2 कंडीशन होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि आपको सपोर्ट पे बाई करना है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बाई करने की? रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए। रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया तब आपको, समझ आई बात? इसी का अगर आप अपोजिट कर दो, सेल करने क्या होगी? सेल करने की कंडीशन ये है कि आपको रेजिस्टेंस पर सेल करना है, नीचे के लिए, नीचे ट्रेड के लिए कि यार यहाँ से अभी गिरेगा। और दूसरी क्या है? सपोर्ट ब्रेकडाउन पे आपको सेल करना है। तो 2 कंडीशन होती है, बाई करने की 2 कंडीशन और सेल करने की 2 कंडीशन। ये तो हमारा बेसिक से हो गया, लेकिन इन्हीं बेसिक से ही हम थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर अब ये देखते देखते आपको समझ आ गया होगा कि यार ये हमारा रेंज बना रहा है कुछ इस टाइप से। इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। या आप इतना ही समझ लीजिए कि जब तक मार्केट यहाँ तक बनी होगी, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा ना चार्ट, ये दिख रहा होगा इतना चार्ट, मैंने इतनी रेंज बना ली। तो मुझे ये दिख रहा था कि यार नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है ये वाली, नीचे से ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो मुझे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी। कौन सी ट्रेंड लाइन? अगर मैं इसको इस टाइप से कुछ ड्रॉ करता हूँ, इस टाइप से, तो आप देख रहे हो ये वेज टाइप का पैटर्न बन रहा है। मतलब क्या है इसका? कि नीचे जब आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और ऊपर इस वाली ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही। तो हमें बाई का ट्रेड कब लेना है? इसके ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक पर बाई का ट्रेड लेना है। हमें इसके बीच में घुसना नहीं है। और इंटरडे में ट्रेंड भी आपका है, तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी ट्रेड सही होने की कौन सी है ज्यादा? इंटरडे में अगर जो आपका ट्रेंड है, तो बाई का ही ट्रेड लेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट करने की। अगर ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे तो कभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है? वेज पैटर्न बन रहा है। अब मुझे यहाँ तक तो ये समझ में आ गया था कि यार ये ऊपर ब्रेक करने के लिए इस वेज पैटर्न को और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मुझे बाई का ट्रेड लेना है। और यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम रुक रहा है। सभी आपको यही सिखाएंगे कि कंसोलिडेट करके ब्रेक करें और ट्रेड ले लेना है, बहुत अच्छी बात है। बट आप बड़ा टाइम फ्रेम अगर यूज करोगे, लाइक यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये गिरा हुआ है, मतलब इसी डे के अंदर ही है ये। तो जब तक अगर इसके अंदर ये है और अगर क्लोज नहीं करता है इसके ऊपर या नीचे, प्रीवियस डे के अंदर ही है और अगर ऊपर या नीचे क्लोज नहीं करता, तो ये एक इनसाइड कैंडल बना देगा, मतलब साइडवेज रहने वाला है। मार्केट तभी मूव करती है जब एक हाई ब्रेक करती है या एक लो ब्रेक करती है, तभी उसमें नए बायर और सेलर आते हैं। अगर इनके बीच में रह जाती है मार्केट, वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पर ये वाली आप कैंडल देख रहे हो, ये 2:25 जैसे ये कैंडल बनी, मार्केट यहाँ तक बन चुकी थी, जैसे ही ये कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया था। क्यों लिया था? आप एक बार बैंक निफ्टी का देखिए, आईटी डाउन है ही, बैंक निफ्टी देखिए। बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, लाइक ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी मुझे बैंक निफ्टी में, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी जो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। अगर सही से कनेक्ट करो, हाँ, इस टाइप से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी मुझे, और आप भी देख पा रहे होगे। तो मैंने इस जगह पर क्या देखा कि यार ये अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी का भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में भी तो वही सारे स्टॉक है जो बैंक निफ्टी में है या फिर निफ्टी में। और निफ्टी निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल एंड गैस, इन तीनों की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी में।
और निफ्टी में इम्पैक्ट पड़ेगा तो सेंसेक्स में भी पड़ेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैं आपको निफ्टी से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सेंसेक्स आपको और अच्छे से समझ आए कि एक-दूसरे का कोरिलेशन क्या है। समझ पा रहे हो आप बात? बाकी स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको धीरे-धीरे भी बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैंने यहाँ पर सेल किया था और ये ट्रेंड आपका है तो मैं ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हूँ तो मैं नीचे तक तो राइड नहीं कर सकता, बट मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है नीचे साइड या ब्रेक करने वाला है और अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो मुझे इतना पॉइंट मिल जाएगा कि जो मैंने मार्क करके रखा है 232 पॉइंट बैंक निफ्टी में है, तो सेंसेक्स में मुझे प्रीमियम में कम से कम 60-70 पॉइंट तो मूव करता हुआ दिख ही जाएगा। अगर ये नीचे गिरता तो यहाँ पर निफ्टी में भी तो नीचे गिरता, समझ रहे हो आप बात? निफ्टी में भी तो ये नीचे गिरता, सेम चीज ही फॉलो कर रहा था और आईटी डाउन था ही तो और अच्छा कोरिलेशन हो जाता है इनका। मैंने डाउन का ट्रेड लिया तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया और एग्जैक्ट बाई किया और एग्जैक्ट सेल जहाँ मैंने एग्जिट किया वहीं से मार्केट वहीं से बोला प्रीमियम गिर गया फिर से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, आप थोड़ा सा वेट करिए, देखकर हैरान रह जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप बारीकियों को ध्यान से देखोगे तब आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आप ट्रेडिंग में तभी सस्टेन कर पाओगे। सबसे ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजी, वो आपको ट्रेड करते करते धीरे धीरे बनेगी। आप टेक्निकल कितना भी सीख लीजिए। आप इतना समझ के अब आ जाते हैं एक बार सेंसेक्स पर, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ये अब ये जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट किया ये आप देख लीजिए, इसमें मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा है ओटीएम, समझ रहे हो? मतलब ये ओटीएम वाली मैंने तीन लेकर आपको सिलेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। तीन स्ट्राइक प्राइस ओटीएम है और सेम डे की जिस दिन एक्सपायरी वाला दिन है, मतलब 11 सितंबर को एक्सपायरी जो प्रीवियस डे हो गई वही वाली मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी, एक्सपायरी डेट 11 सितंबर की। और ये ओटीएम है। ओटीएम का मतलब क्या है इतना तो आप जानते ही होंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने का ट्राई करता हूँ। एक बार ये देखिएगा, जैसे अभी सपोज दैट मार्केट यहाँ थोड़ा इधर कर देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। तो आप ये समझिए कि लाइक यहाँ पर अभी मार्केट है 81, ये हमारा कोई पॉइंट है 81 पॉइंट से। अब ऑल के लिए ओटीएम कौन सा होगा, इसके ऊपर जितने स्ट्राइक प्राइस होंगे 81, 550, सेंसेक्स में तो 100 पॉइंट के गैप में होता है, तो 81, 600, 81, 700, 81, 800, 81, 900 ये सब क्या होने वाले हैं इसके लिए ओटीएम, समझ रहे हो? ये मैंने ओटीएम लिया है और ये भी ओटीएम ही है। अगर मैंने यहाँ ओटीएम लिखा है इसका मतलब कि मैंने पुट भी ओटीएम के लिए रखी है। समझ पाए आप बात? और ये दूसरा चार्ट मैंने एटीएम का ले रखा है और तीसरा चार्ट मैंने ओटीएम तो है बट ये नेक्स्ट एक्सपायरी की, मतलब ये 11 सितंबर की नहीं, ये अगली एक्सपायरी है जो अगली एक्सपायरी वीक में पड़ने वाली है 18 सितंबर की, वो मैंने आज के दिन ले लिया। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इसी से आप समझ पाओगे कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और क्यों करनी है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। और इरेज करने से पहले एक चीज और बता दूं, ये अगर ऊपर वाली ये ओटीएम हो गई कॉल के लिए तो ये एटीएम होगी जहां पर प्राइस चल रहा है, मतलब क्या है एट द मनी, जहां पर प्राइस चल रहा है वो वाली हो जाएगी एटीएम, जहां पर प्राइस चल रहा है उसके ऊपर की उससे दूर जितनी है वो सारी हो जाएंगी ओटीएम, और उससे नीचे की जितनी होंगी 81, 400, 81, 300, 81, 200, 81, 100 ये सारी हो जाएंगी हमारी क्या हो जाएंगी आईटीएम। समझ रहे हो आप बात को? ऊपर दूर वाली ओटीएम, सेम स्ट्राइक सेम जगह जहां मार्केट चल रही है वो एटीएम और उससे नीचे वाली आईटीएम। ये कॉल के लिए मैं बता रहा हूँ, पुट के लिए जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट हो जाता है। तो आप अभी कॉल के लिए देखिए और पुट के लिए मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने ओटीएम लिखा हुआ है अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। ये क्या है 11 सितंबर 81,600 की कॉल, तो जब प्राइस यहाँ पर रहा था 81,500 पे, मैं क्या सोच रहा था आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप बाई कब करोगे सपोर्ट पर, तो ये इसके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पर अभी प्राइस क्या चल रहा है 81,500, इसलिए मैंने क्या लिया ओटीएम। तो मैंने अभी आपको क्या बताया जो दूर वाली होंगी वो ओटीएम होंगी, तो मैंने यहाँ दूर 81,600 वाली ले रखी है। आप देख रहे हैं 81,600 की कॉल ले रखी है, ये मैंने ओटीएम ले रखी है। अब मैं क्या सोच रहा था कि अगर यहाँ से ये बार बार गिर रहा है, ये गिर रहा है नीचे साइड प्राइस बार बार, तो मैं पुट भी ले सकता हूँ, तो मैंने पुट की भी ओटीएम ले रखी है। अब देखो अगर जो मैंने अभी क्या बोला था कॉल के लिए ऊपर वाली ओटीएम होगी दूर वाली, और सेम सेम जहाँ पर मार्केट चल रही है वो एटीएम होगी और उससे नीचे वाली आईटीएम होगी। पुट में मैंने क्या बोला था वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा अब आप एक बार जरा पुट के लिए ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो पुट का मतलब क्या है कि नीचे आना चाहिए, सेल साइड जाना चाहिए, तभी तो हम पुट लेते हैं ताकि हमारा प्रीमियम ऊपर जाए। नीचे साइड आना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि जो दूर वाली होंगी, तो दूर वाली कौन सी होंगी पुट के लिए, नीचे साइड गिरेगा तो ये होंगी ना 400, 300, 200 ये होंगी, तो ये हमारे पुट के लिए क्या हो जाएंगी ओटीएम। जितनी दूर वाली हो जाएंगी नीचे साइड पुट के लिए ओटीएम। कॉल में क्या होता था ऊपर वाली ओटीएम होती थी, और पुट में क्या हो जाएगा नीचे वाली ओटीएम, और एट द मनी सेम ही रहेगा। सेम मतलब जहां पर प्राइस चल रहा है एट द मनी, और जो प्राइस मूव करके आ चुका है ऊपर से, मतलब कि यहाँ से अगर गिरना चाह रहा है तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी आईटीएम। समझ पा रहे हो आप? ये हमारी हो जाएगी आईटीएम, मतलब कि जहाँ प्राइस अभी नहीं पहुंचा है वो ओटीएम है, जहाँ प्राइस पहुंच कर नीचे गिर रहा है वो आईटीएम है, और जहाँ पर प्राइस चल रहा है वो एटीएम है। आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको
एक अलग से वीडियो इस पे केवल इसी पर एक वीडियो बना दूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं तो ये आपको सेंसेक्स एक्सपायरी का बताने वाला था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी, इसलिए मैंने ये बेसिक जानकारी दे दी। फिलहाल आपको ये पता होनी चाहिए और पता भी होगी बहुत से लोगों को। बट अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो नहीं पता होगा। मुझे इतना भरोसा है कि आप यूट्यूब पर आपने अभी देखा नहीं होगा इसको, कि किसी ने बताया हो इस तरीके से आपको। तो आप ध्यान से देखते रहिए। मैंने क्या बताया, ये ओटीएम है, नेक्स्ट वाली एटीएम, और ये ओटीएम तो है बट नेक्स्ट एक्सपायरी है। ये चीज आप समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं। अगर आप ओटीएम सेलेक्ट करते हो, ये 81 600 कॉल है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ बाई करना है, इसलिए मैंने 81 600 के लिए है, मतलब ओटीएम लिए है। अब ये रेजिस्टेंस था, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, इसलिए मैंने ओटीएम वाला पुट लिया 81 500 का। तो इसके लिए ओटीएम कौन सा होगा ये, क्योंकि प्राइस तो यहाँ चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से यहाँ गिरेगा, मैंने ओटीएम ले रखी। आप समझ गए। यही सेम चीज इसमें होगी एटीएम वाले में, और यही सेम चीज इसमें होगी। तो ये आप देखते जाइएगा ध्यान से। अब ध्यान से समझने की बारी है, क्योंकि तीन तीन मैं स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करके बताने वाला है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस आप ये चार्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि मैं बता किस पर रहा हूँ, ओटीएम पर या एटीएम पर, या ओटीएम बट नेट एक्सपायरी। समझ पा रहे हो आप। तो अगर मैं यहाँ ट्रेंड अप का है, मुझे बाई का ट्रेड लेना है, तो मैंने ये लगा रखा है ओटीएम का कॉल। अब ओटीएम के कॉल में क्या देखना है आपको, बहुत ध्यान से देखिए। इसको मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओटीएम का अगर आप चार्ट देखोगे एक बार, यहाँ पर आप देखो मार्केट यहाँ जब ऊपर जा रहा है, यहाँ जब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जब मैं कर्सर रखूंगा, देखिए ओटीएम वाली वो स्ट्राइक प्राइस है 81 600 की कॉल, वहां पर भी दिख रहा होगा। ये देख रहा है ग्रीन कैंडल सेंसेक्स में बनी है, वहां भी देखो ऊपर जा रहा है ओटीएम। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक चीज ये ध्यान दो कि जब मैं यहाँ पर रखता हूँ, मतलब कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। बट प्राइस अभी देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ नहीं आया, और ये देखो आप यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब उसके लो तक आ गया। ये है ओटीएम, समझ रहे हो। तो आपको ओटीएम क्यों नहीं लेना है, सिंपल सी आप बात समझ पाए कि ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, ये इतना मूव किया है, ये इतना मूव करने के बाद किया है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब प्राइस देख रहे हो आप, रुकने इतनी देर यहाँ रुक गया, और ये देखो रुकने के बाद प्राइस कहाँ आ गया, सेम उसी जगह पर। इसको यहाँ नहीं आना चाहिए ना, यहीं ऊपर होल्ड कर जाना चाहिए, जैसे ये होल्ड कर रहा है, यहीं होल्ड कर जाना चाहिए, बट ये होल्ड नहीं किया। इसमें मैनेज भी हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी डाउन हो रही है। ओटीएम तो है ही, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो पहली बात इसमें है नहीं, इसमें टाइम वैल्यू केवल बची थी। तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे डाउन करा रहे थे। टाइम वैल्यू देख लो आप कितनी डाउन करा रहे हैं। यहाँ जो भी प्राइस रहा सीधे यहाँ आ गया, इतनी देर यहाँ रुकने पर। ये ओटीएम का है, तो पहली बात तो हमें ओटीएम बोल के भी एक्सपायरी वाले दिन नहीं लेनी। कौन सी नहीं लेनी, सेम डे वाली। लाइक आज अगर 11 सितंबर था, तो 11 सितंबर की मुझे ओटीएम नहीं लेनी। समझ आई बात। पहली बात तो ये कि 11 सितंबर की मुझे ओटीएम नहीं लेनी। ये आप कॉल में भी यही रूल फॉलो करोगे, और यही रूल आप पुट में भी फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन उन्हें जीरो कराना होता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रही होती है आपकी डायरेक्शन में, तब भी ये कॉल वाला प्रीमियम बहुत तेजी से गिर रहा होता, तो ये आपके हाथ में नहीं है। उन्हें जीरो कराना है वो, और आपने ओटीएम ले रखी है, तो आप बच नहीं सकते, तो आपको ये नहीं लेना है। इतना आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपको लग रहा होगा यार क्या बता रहा है, ये तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, अभी और थोड़ा सा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब ये हमने कॉल को समझ लिया, अब आप पुट को देखिए एक बार। ये आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे ट्रेड था, ट्रेंड अप का है, बट मैंने पुट में जहां से एंट्री की, वहां से मार्केट ऊपर गई हुई है, या बोल सकते हो मार्केट जब ऊपर जाने वाली थी वही मैंने एंट्री की, और जहां एग्जिट किया, या जहां से मार्केट गिरने वाली थी वहीं मैंने एग्जिट किया। ये जो एरो है, आप इन एरो को देखिए। ये जो एरो है, देखिए मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो लिख कर आ रहा है बाई 20 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट सेंसेक्स का 36.75, 36 रुपए 75 पैसे पे बाई हुआ है। समझ रहे हो आप। ये तो मैं फेक बना नहीं सकता ना, ये धन का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तभी आ रहा है ना। और आप देखिए सेल कहाँ किया मैंने, ये जैसे मेरा 51 रुपए 5 पैसे। ये हाई कितना लगा है, ये देखो आप एक बार, 52 रुपए 20 पैसे। समझ रहे हो आप बात। तो ये मुझे कैसे पता चला, अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे लेना चाहिए था कॉल का, बट मैंने पुट कर लिया। तो यही मैं आपको अभी निफ्टी में समझा रहा था कि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि यार ये ऊपर तो अभी नहीं जाएगा, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं पुट में एक बार मुझे मुझे चांसेस है, क्योंकि इतने सारे यहाँ बायर्स फंस चुके हैं। यहाँ पर ये इतने सारे बायर 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 आ चुके हैं। अगर ये नीचे एक बार ब्रेक कर देता है, मुझे यहाँ मोमेंटम में एक बहुत अच्छा स्पाइक मिल जाएगा, और उसी का मैंने फायदा उठाया। और सेम टाइम पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी, अगर जो आप बैंक निफ्टी देखोगे, मैंने आपको बताया ना सेम टाइम पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाला था, और ये चीज मुझे दिख रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने HDFC बैंक का उसी टाइम पर से चार्ट देखा। मैंने देखा कि यार HDFC बैंक क्या कर रहा है। मैंने जैसे ही HDFC बैंक का चार्ट देखा, यार इसके पास यहाँ तक का स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, ये मुझे दिख रहा था। बट मैंने ट्रेंड लाइन नहीं देखी। जब मैंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद मुझे ट्रेंड लाइन का ध्यान आया कि यार ये अप ट्रेंड में है, तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी तो फॉलो कर रहा है। कौन सी ट्रेंड लाइन? यहाँ इसका 1 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे, मुझे ये दिखाई दिया कि यार ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये वाला। जब मैंने ट्रेड लिया था, तो
यहाँ कहीं चल रहा था प्राइस इस जगह पर, और जैसे ही ये एक मोमेंटम आया उसी टाइम पर ये सेंसेक्स में इतना तेजी से ऊपर गया, समझ रहा है। एचडीएफसी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा, जितनी बात समझ में आ रही है। अब निफ्टी गिरेगा तो सेंसेक्स भी गिरेगा। ये इस वाली कैंडल में मेरा ट्रेड था, 2:31 समथिंग कुछ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट पोजीशन दिखा देता हूँ। देख रहे हो आप, टाइमिंग देखो आप एक बार, 2:30 पर बाय हुआ, 2:31 पर 50 पर एग्जिट हो गया। ये हमारी बाई, ये हमारी सेलिंग। और मार्केट कहाँ से, 52 रुपए 25 या 20 पैसे, मैंने अभी दिखाया था ना, इतना एक्यूरेट मैंने एग्जिट किया है। बात समझ रहे हो। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्ट्राइक प्राइस, अगर मैंने, पहली बात तो मुझे पता है तो मैंने ये स्ट्राइक प्राइस ली थी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना, क्योंकि आप इतना जल्दी एंट्री भी नहीं कर पाओगे, इतना जल्दी निकल भी नहीं पाओगे। एंट्री तो कर लोगे बट आप निकल नहीं पाओगे कि यार मुझे यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूं। आपकी होप ये रहेगी कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि किसको नहीं अच्छी लगेगी कि यार यहाँ बाई किया और ऊपर निकले। आपको होप रहेगी और ऊपर जाएगा, और देखो आप यहाँ बाई करते या यहाँ बाई करते, ये फिर उसके नीचे आ गया, एसएल भी ले लेता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीधा सा बस एक ही फंडा अप्लाई करना है। किस दिन, एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ आप ये चीज अप्लाई कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, वही स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। बाकी आप अपना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइए, रूल को बस फॉलो करिए। समझ आ रही बात आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं अभी आपको बस समझा रहा हूँ। अभी लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। 5 मिनट का ही चार्ट लगा देते हो। आपने ये देख लिया ना कहाँ पे बाई हुई थी, कहाँ पे एग्जिट किया, उसी की जस्ट बाद से ये देखो नीचे गिर गया। एसएल भी ले लेता, सब कुछ हो जाता। तो आपको ओटीएम नहीं लेनी, मैंने बता दिया क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उन्हें जीरो कराना होता है। इसलिए आपकी अगर डायरेक्शन भी सही होगी तब भी आप ले तो लोगे, थोड़ा सा प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, बट जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बनी या रिजेक्शन कैंडल बनी, पूरा प्रीमियम डाउन आ जाएगा और आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक्सपायरी, सेम एक्सपायरी जो चल रही है उस डेट की एक्सपायरी नहीं सिलेक्ट करनी, और ओटीएम तो भूल के भी नहीं लेना है। पहली बात समझ आ गई बात। अब हम आ जाते हैं इस पे, एटीएम। ये कौन सी है, एटीएम। अब एटीएम देख लेते हैं। एक एटीएम है, बट आप देखिए 11 सितंबर की है, मतलब जिस दिन ये एक्सपायरी डे है उसी दिन की मैंने एटीएम ली है। अब एटीएम लेने का क्या मतलब, मैंने बताया ना कि मैं कॉल ले रहा हूँ, मतलब मैं इस जगह सोच रहा हूँ कि यार मुझे बाई करना है। बाई मैं कहाँ करूंगा, सपोर्ट पे, इस जगह। तो मैंने कॉल लिया है, इस जगह प्राइस चल रहा है 82,500, इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूँ एटीएम। अब एटीएम कॉल की बात की है तो एटीएम पुट की भी बात होगी। एटीएम का मैंने पुट भी लिया है, समझाने के लिए सिर्फ आपको ओटीएम नहीं लेनी थी। अब बात आती है, अगर ओटीएम नहीं लेना तो कोई कहेगा भाई एटीएम ले लेते हैं। तो एटीएम पे क्यों नहीं लेना, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो आप, ये सपोर्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उधर आप एटीएम वाले, कॉल वाले पर आप देखते जाइएगा, और पुट का भी एक बार आप चार्ट देखते जाइएगा। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, प्रीमियम भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वैसे ही वहां से एक निगेटिव कैंडल बनी, प्रीमियम देखो कहाँ आ गया। 2-3 निगेटिव कैंडल या रिजेक्शन कैंडल बनी, प्रीमियम देखो कहाँ आ गया। आप देख रहे हो कि ये जितना यहाँ से यहाँ बाइंग आई थी, यहाँ ये कंसोलिडेट किया और मार्केट कहाँ आ गई, सपोर्ट पे। ये एटीएम का हाल है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं और थोड़ा सा, तब आप समझ पाओगे। ये कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर है। कंफ्यूज हो रहे हो आप, पहले आप ओटीएम की बात समझ लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बस आपको जो मैं थंब रूल बता रहा हूँ उसे ही आप फॉलो करिए कि आपको ओटीएम नहीं लेना सेम डे वाली जिस दिन एक्सपायरी है। आपको एटीएम भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, मैंने वो रीजन बता दिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप 2-3 बार रिपीट करके देखिए, स्लो करके देखिए वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लेना। एटीएम में आप देखो कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देखो थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट हो रहा है, और प्राइस देखो इसके लो तक, यहाँ तक नहीं आया। ये प्राइस यहाँ तक तो नहीं आया, बट आप देखो ये यहाँ तक लो लगा दिया। कहाँ तक, जहाँ से ये ऊपर गया था। तो बताओ अब इसमें कौन सा बंदा सस्टेन कर पाएगा। उसकी डायरेक्शन भी सही है, वो सब कुछ सही सोच रहा है कि यार इसके नीचे नहीं जाएगा प्राइस, वो यहाँ पे बाई करता है, बाई कर लेगा यहाँ कहीं, और देखो फिर भी प्रीमियम कहाँ आ गया। तो आप समझ रहे हो, एक्सपायरी वाले दिन भूल कर भी हमें ओटीएम को नहीं लेना है और एटीएम को भी नहीं लेना है। और मेरी बात मानो तो अब आईटीएम भी मत लो, जब तक कि आप 300-400 पॉइंट डीप आईटीएम नहीं ले सकते। और आईटीएम में भी आपको क्यों नहीं लेना, मैं आपको ये चीज बता दूं। सब आपको बोलते होंगे कि ओटीएम नहीं लेना, एटीएम बोलते होंगे कि ले सकते हो, आईटीएम भी ले सकते हो। मैं आपको बोलूंगा आप तीनों मत लो। अगर आज 11 सितंबर का एक्सपायरी है तो 11 सितंबर वाली मत लो आप। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम 11 सितंबर वाली मत लो। क्यों मत लो, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर मार्केट चल रही है 11,500 पर, ये 11,500 बोल रहा हूँ यार, सॉरी, 81,500 पर ये सेंसेक्स है। अब आपने एटीएम लिया, मतलब 81,500 की ही कॉल ले ली। 81,500 कॉल ले ली तो मार्केट के पास इतना तो पोटेंशियल है ना कि ये अभी 81,500 से 81,400 आ सकता है, 81,300 आ सकता है, 81,200 आ सकता है। ये तो आपकी तुरंत ओटीएम हो जाएगी ना। और ओटीएम हो जाएगी तो आप समझ रहे हो एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम ओटीएम वाली वैसे भी जीरो होनी है, और ओटीएम हो गई मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, बस उसके पास बचा गया टाइम वैल्यू। समझ रहे हो, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी नहीं बची
बची, तो बचा क्या है टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू तो 3:30 होते-होते उसे 0 करा ही देना। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो आपको ये नहीं पता ना कि कितने टाइम 3 बज रहा है तब उसे गिराना चालू कर देंगे, या 2:45 से, या 3:45 क्या बोलते हैं 3:10 से, 3:15 से, ये आपको नहीं पता ना, तो इसलिए आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ये तो नीचे की बात हो गई। अब आपने मान लो ये यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, ओपुट वाला कोई एटीएम ले लिया या आईटीएम ले लिया, जो भी लिया, उन सब के चांसेस हैं यार वो ओटीएम बन सकते हैं उस दिन। मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप अगर जो सेम डे की 11 तारीख की ही, मतलब कि जिस दिन एक्सपायरी डे है उसी दिन की आप एटीएम सेलेक्ट करो या आईटीएम सेलेक्ट करो या ओटीएम सेलेक्ट करो, उन सब के ओटीएम वाली तो ऑलरेडी ओटीएम है, एटीएम भी ओटीएम बन सकती है, आईटीएम भी ओटीएम बन सकती है। और ये अगर जो दोनों ओटीएम बन गई तो आप समझ रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू तो वैसे भी नहीं ओटीएम की होती, सिर्फ टाइम वैल्यू बचती है, तो उन्हें जीरो होना है। तो अब जीरो होना है तो आप कितना भी हाथ पैर उसमें मार लो, आप यहाँ बाई करोगे नहीं निकल पाओगे, वो यहाँ से गिरा देंगे, यहाँ बाई करोगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर गिरा देंगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बाई किया और मैं एग्जिट कर गया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बाई किया और मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया, मुझे पता था ये यहीं तक जाएगा इसलिए मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। बट आप यहाँ बाई करके यहाँ एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपकी होप रहेगी कि आप प्रीमियम मिला है थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ तक जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप हर भर के ओटीएम लो। तो मैं सीधा सा आपको थंब रूल बता रहा हूँ कि जो भी डे एक्सपायरी डे हो, सपोज दैट 11 तारीख था, ये मान लो अगला 18 तारीख आएगा, तो 18 तारीख जब आएगा तो 18 तारीख वाले हमें नहीं लेना है, उस दिन की नहीं लेना, ना हमें ओटीएम लेना है, ना एटीएम लेना, ना आईटीएम लेना है। क्यों नहीं लेना? सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि वो दोनों भी, एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस भी और आईटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस भी कभी भी ओटीएम बन सकती है, और कभी भी वो ओटीएम बनेगी तो ओटीएम की वैसे भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और टाइम वैल्यू का मतलब ये है कि उन्हें एक्सपायरी अगर उस दिन है तो उस ओटीएम को उन्हें जीरो करना है, और जीरो वाले से आप बहुत कम पैसा बना सकते हो। समझ आई बात? इसलिए आपको नहीं लेना है। कि वीडियो शायद बड़ा हो जाए यार, मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें, इस बात की गारंटी मेरी है। आपको समझ में आ गया कि एटीएम नहीं लेना है। और अब आ जाती है बात ओटीएम बट नेक्स्ट एक्सपायरी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये ओटीएम तो है, मैंने देखो ये 81,600 की कॉल ली है, मतलब मैं यहाँ पर मैं बाई करने की सोच रहा था, रिटर्न डब का है तो मैं कॉल बाई करूंगा, है ना। यहाँ पर मैं बाई करने का सोच रहा हूँ, मैं यही तीनों कंडीशन सेम जगह अप्लाई कर रहा हूँ, ओटीएम में भी, एटीएम में भी, आईटीएम में भी, और नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में भी। मैं यहाँ बाई करने का सोच रहा हूँ कॉल, और यहाँ ऊपर मैं पुट बाई करने का सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे गिरेगा तो मैं पुट बाई करने का सोच रहा हूँ। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाई करने का सोच रहा हूँ, कॉल बाई करने का सोच रहा हूँ, तो बट मैंने यहाँ क्या, ये 18 तारीख मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी, मेन फंडा यही है इसमें, आपको समझने वाली बात है कि नेक्स्ट एक्सपायरी मैंने ली है, और मैंने ये क्या लिखा है, ओटीएम तो है बट नेक्स्ट एक्सपायरी की ओटीएम है। अब इसमें आप समझो, यहाँ पर मैं कॉल सोच रहा हूँ बट मैंने ली है ओटीएम, मैंने ये वाली ले रखी है कॉल, समझ रहे हो, ओटीएम ले रखी। अब आप देखो ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ, मुझे पता है। और मैं 150 300 वीडियो, शायद 500 600 वीडियो तक मेरे गए थे डाउनलोड पे, मैं डाउनलोड करके रखे रहता था, क्योंकि मेरे पास 4G था, मेरे भैया के पास 5G था। तो जब भी मुझे डेटा मिलता था मैं डाउनलोड करके सारे वीडियो रखता था, ताकि बाद में देखूंगा। उन्हें टाइम निकाल कर 6 6 7 7 घंटे लगातार देखता रहता था और उन पर बैक टेस्ट करता था। तो मुझे इतनी, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बता दिया कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाली, लेकिन जब मैं सीख रहा था तो मुझे लर्निंग करने में, एक एक चीज़ कंपेयर करने में, तो फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे स्ट्रेटजी बनाते वक्त टाइम लगता है, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देख के बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब इसमें देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया। अब एक बार ये ओटीएम ही है, ओटीएम में उन सब में देखा था नीचे गिर जा रहा था, तो इसमें देखो आप ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, इसमें देखो कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक सपोर्ट बना हुआ है। अब जो अभी दो स्ट्राइक प्राइस आपने देखी, उनमें क्या हुआ था, उनमें क्या हुआ था, अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो उनमें क्या हुआ था, जैसे ये रेड कैंडल बनी वो तुरंत, या कंसोलिडेट किया, वो तुरंत इसके लेवल पर आ गया था, बोलता मतलब कि ये गिर के यहाँ तक आ गया था। अब इसमें देख रहे हो आप, सस्टेन कर रहा है ऊपर ही, क्यों सस्टेन कर रहा है, अब ये ओटीएम है, मतलब इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पास भी सिर्फ टाइम वैल्यू है। मेन बात समझने वाली यही है कि इसमें क्यों नहीं थीटा डिके होता है या प्रीमियम क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ओटीएम है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पास टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब इसके पास टाइम है जीरो होने के लिए।
अगर ये मार्केट यहाँ से इतना भी नीचे गिर जाता है 300-400 पॉइंट, तब भी ये एज़ कंपेयर जो हमने 2 स्ट्राइक प्राइस पीछे देखी उसके अकॉर्डिंग ही नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? उतना नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यार इसके लिए टाइम है। अभी 11 तारीख आज चल रही है, तो मैंने 18 तारीख की एक्सपायरी ले रखी है, 7 दिन आगे की। तो आज ही इसे थोड़ी ज़ीरो करा सकते हैं यार। ये मान लो अगर यहाँ से 300 पॉइंट भी गिर जाए, तो प्रीमियम में 150 पॉइंट नीचे गिर जाना चाहिए, बट ये 150 पॉइंट नहीं गिरेगा। और जबकि इसका डेल्टा भी नहीं होगा ₹1, इसका भी डेल्टा कुछ ऐसा ही होगा। अगर मैं इसका डेल्टा आपको दिखाने का ट्राई करूँ, तो शायद 50 पैसे या समथिंग 40 पैसे के आसपास डेल्टा भी होगा। आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 18 तारीख वाली सिलेक्ट की, ये देखो 18 तारीख सिलेक्ट की, और ये कॉल कौन सी है? 86,600 की कॉल। डेल्टा देखो आप, 53 पैसे डेल्टा है। अभी जब ये क्लोज हुआ है, तो उस टाइम शायद ये डाउन रहा होगा, 50 पैसे के आसपास डेल्टा भी है। समझ रहे हो आप? तो हमें मेरे इतने सब समझाने का मतलब ये है, जिस दिन एक्सपायरी डे हो, उस दिन वाली हमें स्ट्राइक प्राइस नहीं लेनी, ना ओटीएम, ना एटीएम, ना आरटीएम, जब तक मार्केट अच्छे मोमेंटम में ना हो। क्योंकि इस टाइम आप देख रहे होगे मार्केट ये क्या कर रही है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम, ये देखो आप निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हो आप? ये इतनी रेंज में है। अब रेंज में मतलब कंसोलिडेट कर रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, मतलब बड़ी-बड़ी मूव नहीं आती हैं, तो हमें सेम डे वाली एक्सपायरी में नहीं जाना है। बड़ी मूव आती भी है तब भी मेरा ये एक थंब रूल अपना लीजिए कि सेम डे वाली एक्सपायरी आपको नहीं सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी है, उसमें आप ट्रेड कीजिए। आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आप समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पे आप बाई करते हो और थोड़ी-सा अगर ये नीचे भी आता है ना, तो ये यहाँ पर इतना जल्दी नहीं नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसे ज़ीरो नहीं कराना है, इन्हें प्रीमियम मैनेज नहीं कराना है, इसलिए ज़ीरो नीचे नहीं गिरेगा। आप यहाँ पर इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यही समझाना चाहता था कि ओटीएम लो या एटीएम लो। अच्छा, एक चीज़ और, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ओटीएम में आप ये समझ रहे हो, समझाया मैंने आपको कि कुछ भी ले सकते हो। तो आप खुद सोचो कि अगर आप इसकी एटीएम ले लोगे या आईटीएम ले लोगे, तब तो बहुत ही कम, ना के बराबर चांसेस हो जाएँगे आपके लॉस में जाने के। समझ सकते हो आप कि यार मार्केट मूव कर रही है और आपका लॉस हो जाए। और ये मैंने आपको किस कंडीशन में दिखाया? कंसोलिडेशन में। समझ रहे हो? जिसका कोई आपको यूट्यूब में इलाज नहीं बताएगा। यार कंसोलिडेशन में भी आपका थीटा डिके ना हो, कोई नहीं बताएगा आपको। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सोचो कि जब कंसोलिडेशन में यहाँ हम नहीं गलत हो रहे हैं, इस जगह पर अगर मैं बाई करता हूँ, हम कंसोलिडेशन में इस जगह पर गलत नहीं हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। आया आप मेरी बात? जब हम कंसोलिडेशन में गलत नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, तो जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगी, तो वहाँ पर फिर हम कैसे गलत हो सकते हैं? बस आपको ट्रेंड फॉलो करना है। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था। अगर मैं शॉर्टकट में आपको याद दिला दूँ, आपको जिस दिन एक्सपायरी डे हो, उस दिन की एक्सपायरी डे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं सेलेक्ट करना है, ना ही एटीएम सेलेक्ट करना है, ना ही ओटीएम सेलेक्ट करना है, और ना ही आईटीएम सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे पहुँच जाना है। इसका आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओटीएम भी, एटीएम भी और आरटीएम भी। और ये आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा। आप सर्च कर कर एक बार देख लो, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, और सीख कर प्रैक्टिस करके, लॉस करके, बहुत सारी चीज़ें करके मुझे भी इतनी सारी चीज़ें नॉलेज हुई है, एक्सपीरियंस गेन हुआ है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू रखिएगा। और आप अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।